कभी सोचा है किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उस बाय बटन के पीछे कितनी कहानी होती है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आज हम इसी आईपीओ या एफपीओ के सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर एनआईएसएम मर्चेंट बैंकिंग के चैप्टर 5 को ध्यान में रखते हुए। जी, जो इशू मैनेजमेंट और अंडरराइटिंग से जुड़ा है। तो क्या होता है असल में पर्दे के पीछे? बिल्कुल, ये काफी बारीकी से बनाया गया रास्ता है, मतलब बहुत सारे नियम कायदे हैं इसमें, ताकि सब कुछ साफ और निष्पक्ष रहे। हाँ जी बिल्कुल। इसमें कौन कौन शामिल होता है, जैसे मर्चेंट बैंकर, और शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से होता है? मतलब किसी कंपनी को अगर पब्लिक मार्केट में आना है तो पहली बाधा क्या है? सुना है सेबी के आईसीडीआर नियम बहुत अहम है यहाँ। हाँ, सबसे पहली सीढ़ी है एलिजिबिलिटी, यानी पात्रता। सेबी ने कुछ बुनियादी जरूरतें तय की हैं। जैसे कंपनी की एक न्यूनतम नेटवर्थ होनी चाहिए, पिछले 3 सालों में हर साल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। फिर नेट टैंजिबल एसेट्स भी वो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। अच्छा। और सबसे जरूरी, पिछले 3 साल का औसत ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कम से कम 15 करोड़ रुपए होना चाहिए, और हर साल प्रॉफिट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साल लॉस हो गया। अच्छा, मतलब लगातार प्रॉफिट। जी। इसके अलावा कुछ और शर्तें भी हैं, जैसे कंपनी सेबी द्वारा प्रतिबंधित ना हो, प्रमोटर्स की सारी होल्डिंग डीमैट फॉर्म में हो। ओके। ये सब इसलिए ताकि सिर्फ मजबूत और स्थिर कंपनियां ही आम निवेशक तक पहुंचें। समझे, एक तरह का सेफ्टी फिल्टर है ये। और ये जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस या जीसीपी के लिए पैसे इस्तेमाल करने पर कुछ सीमाएं हैं, वो क्यों लगाई गई हैं? वो है पारदर्शिता के लिए। देखिए, निवेशकों को पता होना चाहिए ना कि उनका पैसा मुख्य रूप से कहाँ जा रहा है। सही बात है। तो नियम कहते हैं कि आप इशू साइज का सिर्फ 25% ही जीसीपी के लिए रख सकते हैं, और अगर कोई अज्ञात अधिग्रहण या निवेश भी शामिल है तो कुल मिलाकर ये सीमा 35% है। तो मतलब ज्यादातर पैसा बताए गए कामों में ही लगेगा। बिल्कुल, ये पक्का करने के लिए है कि पैसा स्पेसिफिक उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल हो जो ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखे हैं। समझ गए। तो कंपनी पात्र हो गई, अब उसे अपनी टीम बनानी होगी, है ना? जैसे लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार वगैरह। इसमें सबसे अहम खिलाड़ी कौन है? लीड मर्चेंट बैंकर का जिक्र बार बार आता है, रेगुलेशन 23 में भी शायद। सही कहा। लीड मर्चेंट बैंकर इस पूरे खेल के कह सकते हैं सूत्रधार हैं, कप्तान की तरह। रेगुलेशन 24 में उनका मुख्य काम बताया गया है ड्यू डिलिजेंस करना। ड्यू डिलिजेंस मतलब कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करना, उसके खाते देखना, उसकी कानूनी स्थिति क्या है, ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है वो सब सच है या नहीं, पूरा है या नहीं। अच्छा, सब कुछ वेरीफाई करना। जी, सटीकता और पूरी जानकारी सुनिश्चित करना। साथ ही रजिस्ट्रार, बैंकर जैसे बाकी सभी लोगों के साथ तालमेल बिठाना और ये देखना कि पूरी प्रक्रिया नियमों के दायरे में रहे। और इसमें हितों के टकराव वाली बात भी है शायद। हाँ, एक जरूरी बात यह है कि कम से कम एक लीड मैनेजर ऐसा होना चाहिए जिसका कंपनी से कोई सीधा संबंध ना हो, मतलब वो स्वतंत्र हो, ताकि हितों का टकराव ना हो। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। दस्तावेज, ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इनमें क्या फर्क है और ये कब सामने आते हैं? रेगुलेशन 25-26 की बात हो रही है शायद। हाँ, देखिए, सबसे पहले आता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट यानी डीओडी। ये सेबी के पास जाता है समीक्षा के लिए, और आम जनता की टिप्पणियों के लिए भी वेबसाइट पर डाला जाता है। कितने दिन के लिए? कम से कम 21 दिनों का समय मिलता है। फिर अगर बुक बिल्ट इशू है तो इशू खुलने से कम 3 कामकाजी दिन पहले आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या आरएचपी। अच्छा, रेड हेरिंग क्यों? क्योंकि इसमें आखिरी कीमत या शेयरों की संख्या नहीं होती, वो बाद में तय होती है। बाकी लगभग सारी जानकारी इसमें होती है। इसे आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना होता है। और फाइनल प्रोस्पेक्टस? वो तब आता है जब कीमत तय हो जाती है, यानी इशू बंद होने के बाद। इसमें सारी अंतिम जानकारी होती है, कीमत समेत। इसे भी आरओसी के पास फाइल करते हैं। और इशू खुला कितने दिन रहता है? और लिस्टिंग कब तक? रेगुलेशन 46 शायद। हाँ, रेगुलेशन 46 ये तय करता है इशू 3 से 10 कामकाजी दिनों के लिए खुला रह सकता है, और लिस्टिंग का समय अब काफी कम हो गया है। इशू बंद होने के बाद T+3 दिन में लिस्टिंग हो जानी चाहिए। T+3 काफी तेज। जी हाँ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कीमत। शेयर की कीमत कैसे तय होती है? क्या बस कोई भी नंबर चुन लेते हैं? रेगुलेशन 47 इसके बारे में है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है। इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जाते हैं, बाजार के हालात कैसे हैं, उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों की कीमतें क्या चल रही हैं, ये सब देखना होता है। और वो बुक बिल्डिंग वाला तरीका? हाँ,
ज्यादातर आईपीओज में आजकल वही होता है। इसमें कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, मान लीजिए 100 रुपए से 120 रुपए। ऊपरी कीमत यानी कैप प्राइस निचले सिरे यानी फ्लोर प्राइस के 120% से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, 20% का बैंड। जी। फिर बड़े निवेशकों मतलब QIBs और NIIs से बोलियां मंगवाई जाती हैं इस बैंड के अंदर। जहां सबसे ज्यादा मांग दिखती है उसी के आसपास कहीं कट ऑफ कीमत तय होती है। और रिटेल निवेशकों को कोई छूट? हाँ, रिटेल निवेशकों और कंपनी के कर्मचारियों को इशू प्राइस पर 10% तक की छूट दी जा सकती है। और यह जरूरी है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में फेस वैल्यू और प्राइस बैंड दोनों को बराबर प्रोमिनेंस मिले। पारदर्शिता जरूरी है। अच्छा, एक और शब्द जो बहुत सुनने में आता है, अंडरराइटिंग, रेगुलेशन 48, ये क्या इशू के लिए इंश्योरेंस जैसा है? काफी हद तक हाँ, कह सकते हैं। आईपीओ के लिए तो ये लगभग अनिवार्य ही है। 100% अंडरराइटिंग जरूरी होती है ज्यादातर मामलों में। 100%। जी। अंडरराइटर जो अक्सर लीड मैनेजर और उनके सिंडिकेट सदस्य ही होते हैं, वो ये गारंटी देते हैं कि अगर सारे शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदे तो जो शेयर बच गए वो खुद खरीद लेंगे। अच्छा, तो इससे कंपनी को ये भरोसा रहता है कि इशू से जितना पैसा जुटाना है वो मिल ही जाएगा? बिल्कुल। न्यूनतम सब्सक्रिप्शन की शर्त पूरी हो जाएगी। लीड मैनेजरों की भी न्यूनतम अंडरराइटिंग की जिम्मेदारी होती है। जैसे आईपीओ में कम से कम 15% उन्हें लेना होता है। समझ गई। और आखिर में जब इशू बंद हो गया तब आता है अलॉटमेंट। अगर जरूरत से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, तो शेयर कैसे बांटे जाते हैं? रेगुलेशन 53, 54 ये रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, इसकी भी एक तय प्रक्रिया है। पहली शर्त तो यह है कि कम से कम 1000 लोगों को शेयर मिलने चाहिए ताकि शेयर होल्डिंग फैली हुई रहे। ओके। फिर जो बड़े निवेशक हैं जैसे QIBs और NIIs, उनके कोटे में जितने शेयर हैं और जितनी एप्लीकेशन आई हैं उसके अनुपात में, मतलब प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। और रिटेल निवेशक, हम जैसे लोग? रिटेल निवेशकों RIIs के लिए थोड़ा अलग है। कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मिले, तो पहले सबको कम से कम एक मिनिमम लॉट देने की कोशिश होती है। अगर उसके बाद भी शेयर बचते हैं तो फिर वो बचे हुए शेयर अनुपात में बांटे जाते हैं, ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिले। जी हाँ, व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। आजकल ये सब UPI और ASPA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सिस्टम से होता है। इससे एप्लीकेशन का पैसा आपके अकाउंट में ब्लॉक रहता है और कटता तभी है जब आपको शेयर अलॉट होते हैं। हाँ, ये काफी सुविधाजनक है। बिल्कुल, प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है इससे। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला काफी पेचीदा, कई सारे नियमों से बंधा हुआ है। और ये सब इसलिए ताकि जब कंपनियां बाजार से पैसा जुटाएं तो निवेशकों का भरोसा बना रहे और बाजार सही ढंग से काम करे। बिल्कुल सही। कंपनी की पात्रता जांचने से लेकर कीमत तय करने और शेयर बांटने तक हर कदम पर, जैसा चैप्टर 5 में विस्तार से बताया गया है, नियम है। और इन सबको मैनेज करने का काम मर्चेंट बैंकर जैसे मध्यस्थ करते हैं। हाँ। दिलचस्प ये भी है कि ये नियम समय के साथ कैसे बदलते और बेहतर होते रहते हैं। जैसे आपने कहा, लिस्टिंग का समय T+6 से घटाकर T+3 हो गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो हमारे श्रोता के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। इस पूरी सख्त प्रक्रिया को देखते हुए किसी कंपनी का फिक्स्ड प्राइस इशू लाना या बुक बिल्ट इशू लाना, क्या ये उनके आत्मविश्वास या बाजार की नब्ज पकड़ने के उनके तरीके के बारे में कुछ अलग इशारा करता है? क्या कहते हैं आप? सोचने वाली बात है। हाँ, ये जरूर सोचने वाली बात है।